भारत में डेयरी कॉपरेटिव्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और हर राज्य में अलग अलग कॉपरेटिव्स काम करते हैं। जैसे दिल्ली में मदर डेयरी तो आपने सुना ही होगा। ठीक उसी तरह बिहार में सुधा, उत्तर प्रदेश में पराग, हिमाचल प्रदेश में हिम, मध्य प्रदेश में सांची, कर्नाटक में नंदिनी और ऐसे ही तमाम राज्यों में अनेक कॉपरेटिव्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो एक कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स आपको लगभग हर राज्य में मिल जाएंगे वह है अमूल। लेकिन अमूल तो गुजरात की कॉपरेटिव है ना। हाँ, लेकिन अमूल हर राज्य में अपने आउटलेट्स लगाता है जहां वह डेयरी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमूल हर उस राज्य में अपना प्रोडक्ट बनाता हो, लेकिन वो वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है, जिससे लोग कहीं भी अमूल के प्रोडक्ट्स को आसानी से खरीद सकते हैं। अमूल गुजरात के 18,600 गांव में 36 लाख दूध के किसानों से करीब दिन का 270 लाख लीटर दूध खरीदती है। इसके अलावा कंपनी ने देश के बड़े शहरों में दूध सप्लाई करने के लिए कुल 98 शहरों में डेयरी प्लांट्स लगाए हुए हैं। इतने बड़े नेटवर्क के साथ अमूल भारत के डेयरी सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। अमूल के ब्रांड नेम के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के चेयरमैन शमल भाई पटेल बताते हैं कि अमूल का टारगेट है कि साल 2025 तक कंपनी के टोटल सेल्स टर्नओवर को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। तो यह थी अमूल की कहानी। लेकिन यह कहानी आपको जानना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि जैसे जैसे अमूल अपने पांव फैला रहा है, ठीक वैसे वैसे अन्य राज्यों के कॉपरेटिव्स के लिए खतरे की घंटी बजती जा रही है। क्योंकि इस बार अमूल अन्य राज्यों में केवल अपने प्रोडक्ट्स बेचने नहीं, बल्कि वहां के किसानों से दूध भी खरीदने जा रहा है, जो अभी तक अपने राज्य के ही कॉपरेटिव को दूध बेचा करते थे। 25 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने देश के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा, जिसमें अमूल के अगले प्लान का भी खुलासा हुआ। इस पत्र में स्टालिन ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बताया कि कैसे अमूल अपने बहु राज्य यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइसेंस का इस्तेमाल करके कृष्णागिरी जिले में चिलिंग सेंटर और प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना में है और साथ ही तमिलनाडु के कई जिलों से दूध खरीदने को भी तैयार बैठा है। अगर ऐसा होता है तो इससे सबसे बड़ा खतरा तमिलनाडु की स्थानीय मिल्क कोऑपरेटिव आविन को होगा। आविन का नेटवर्क तमिलनाडु में पहले से ही काफी मजबूत है। आविन के अंतर्गत तमिलनाडु में कुल 9,673 समूह काम करते हैं, जो राज्य के करीब 4.5 लाख किसानों से दूध खरीदते हैं। अब मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा है कि अमूल का आविन के शेड क्षेत्र में आकर दूध खरीदने का फैसला गलत है। सीएम स्टालिन ने अपने पत्र में उस नियम का भी जिक्र किया है जिसके तहत कॉपरेटिव्स को एक दूसरे के शेड क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। साथ ही सीएम स्टालिन ने अमूल के इस कदम को ऑपरेशन व्हाइट फ्लड यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के नियमों के भी खिलाफ माना है। सीएम स्टालिन को इस बात का डर है कि अमूल के आने से आविन और अमूल के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही इससे डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ने के आसार हैं। वहीं तमिलनाडु के स्थानीय किसान अमूल की नीतियों के साथ कितना घुल मिल पाएंगे, यह भी अपने आप में चिंताजनक है। हालांकि कोऑपरेटिव का मतलब मुनाफे से ज्यादा एक ऐसा समूह बनाने से है जहां किसान के भी मुनाफे को ध्यान में रखा जाए। लेकिन अमूल बाजार में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब वह कोऑपरेटिव होकर भी व्यापार के बारे में ज्यादा सोचता है। चूंकि इस पूरे मामले में सीएम स्टालिन ने नियमों की बात की, तो हमने भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रोहित कुमार से इस मुद्दे पर बात की और जानना चाहा कि क्या अमूल जो कर रहा है वह कानून के दायरे में है और क्या अमूल को कानूनी तौर पर रोका जा सकता है। देखिए यह खास बातचीत। तो रोहित कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खास बातचीत के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इसमें नियम कानून इनकी बात आ रही है। तो आप एक वकील हैं, लॉयर हैं, आप इन चीजों को ज्यादा बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो आप दर्शकों को ये बताएं कि जिस तरीके से एक कोऑपरेटिव के नाते जो अमूल अपने पांव फैला रहा है अन्य राज्यों में, वो कितना ज्यादा जायज है, कितना सही है कानून के हिसाब से। नमस्कार चिराग जी। ये देखिए, कानून के हिसाब से अगर हम चलेंगे, दो तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। एक जो नॉर्मल स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, दूसरी होती है मल्टी स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर हम दोनों के अंतर को ज्यादा अच्छे से पहले समझेंगे, तो ये लीगली समझना बहुत आसान हो जाएगा कि जो अमूल कर पा रहा है वो क्या सही है या गलत। क्योंकि अमूल एक ब्रांड नेम है जो कि गुजरात
कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके तहत चलती है। अब अगर आप उसको देखेंगे तो क्या एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे स्टेट से जाके मिल्क प्रोक्योर कर सकता है या नहीं कर सकता है? अगर ये सीधा सा आपका सवाल है तो उसका जवाब होगा जी बिल्कुल कर सकता है। तो यहां पे कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। इसका एक पॉलिटिकल मुद्दा है बिल्कुल, क्योंकि कॉपरेटिव्स किस लिए बनाई गई थी फिर वो हमें समझना पड़ेगा। हम जब कॉपरेटिव्स बन रहे थे तो मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज को इमेजिन नहीं कर रहे थे, हम एक रीजनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कि उस जगह की, उस स्टेट के, उस एरिया के फार्मर्स का, उस एरिया के जो दुग्ध उत्पादन के में लोग लगे हुए थे उनको बेनिफिट हो, उनके लिए हम एक एरिया डिफाइन कर रहे थे कि इस स्टेट में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी, यहां से इन फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट हो, और यही उद्देश्य था हमारा। बट आप देखेंगे शुगर केन में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है तो वो एक से ज्यादा स्टेट में ऑपरेट करते हैं, और जब कोई भी सोसाइटी एक से ज्यादा स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट करेगी तो ऑफ कोर्स ऐसे कॉम्पिटिशंस बढ़ेंगे। जी, आपने भी ये बात कही कि ये अगर कानूनी तौर पर देखें तो वो बिल्कुल मिल्क प्रोक्योर कर सकते हैं, और यही बात अमूल ने भी कही कि उनके पास मल्टी स्टेट जो उनके पास लाइसेंस है उसका इस्तेमाल करके वो मिल्क प्रोक्योर करना चाह रहे हैं तमिलनाडु में। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ये बात कह रहे हैं कि अमित शाह से वो कह रहे हैं कि वो अमूल से बात करें, उनको रोके मिल्क प्रोक्योर करने से, तो क्या इसको लेकर कोई कानूनी प्रावधान है कि कोई कानून का इस्तेमाल करके अमूल को रोका जा सकता है? देखिए, अभी फिलहाल हमारे यहाँ एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है कि हम प्रोक्योर करने से मिल्क को रोक सके, दूसरे स्टेट से प्रोक्योर करने से रोका जा सके, ऐसा कोई मेरी नजर में प्रावधान नहीं। अगर आप याद करेंगे थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, कैसे व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, क्या उसका पर्पस था, अभी कुछ फिलहाल भी याद करेंगे तो 2 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम जजमेंट आया था जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के 97th अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन किया गया था। 97th अमेंडमेंट कॉपरेटिव्स के रिलेटेड ही था, और उसमें क्या हुआ था, चूंकि कॉपरेटिव्स, ये हमें एक बार फिर से लेजिस्लेटिव लिस्ट समझने की जरूरत है। शेड्यूल 7 में जो कॉन्स्टिट्यूशन के दिया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो गवर्न होती हैं वो लिस्ट 2 में आती है, 7th शेड्यूल के। अब जो लिस्ट 2 के जो एंट्रीज हैं, उन एंट्रीज में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो उन पे कानून बना सके। लिस्ट 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है, और लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आप ध्यान करेंगे 97th अमेंडमेंट में क्या किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून बनाती है और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता है, और यह बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कोई कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि ये इंटायरली मामला है लिस्ट 2 का। इस केस में ये 3 जज बेंच डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, ये 2021 में आया, जिसमें 97th अमेंडमेंट के मल्टीपल प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन किया गया, लेकिन एक प्रोविजन जो सरवाइव किया वो यही सरवाइव किया जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी था। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जस्टिस जोसेफ ने वहां पे डिसेंटिंग जजमेंट दिया था कि ये भी फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, लेकिन चूंकि 3 जज बेंच डिसीजन था और 2 जजों ने इसको माना था कि कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत जो अमेंडमेंट किए गए हैं 97th अमेंडमेंट में, वो इनवैलिड नहीं होंगे। अब उसी का फायदा आज की डेट में या उन प्रोविजंस को यूज करके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क कर रही है। जहां तक प्रावधानों का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि प्रावधानों के हिसाब से प्रोक्योर करने में अमूल को एम के स्टालिन साहब का जो ये लेटर है इससे कोई रुकावट। जहां तक हम फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं, या जब हम ये बात करते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर वाइज जायज है, क्या यही उद्देश्य था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बनने का कि एक कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत बड़ी हो जाएगी, वो सबों को उस अपने अंदर ले लेगी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। तो दोनों में हमें अंतर समझना होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बना था और एक मल्टी
नेशनल जो एक एमएनसी होती है उसका क्या पर्पस होता है। अगर दोनों के हम पर्पस को समझेंगे तो इस तरीके का टकराव नहीं होगा। जी, मैं आपसे इसी पे आना चाहता हूँ क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इसके सारे लीगल एस्पेक्ट को बताया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एम के स्टालिन साहब का जो ये पूरा लेटर है, उस लेटर में दो चीजों का जिक्र है। एक तो है कि जो ऑपरेशन व्हाइट फ्लड था, हमारा जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में, वो कह रहे हैं कि उसका उल्लंघन है अगर अमूल आके प्रोक्योर करती है मिल्क। और दूसरा वो एक चीज ये कह रहे हैं कि शेड एरिया, अगर किसी एक कोऑपरेटिव का कोई शेड एरिया है, अगर उस शेड एरिया में कोई और कोऑपरेटिव आके अगर अपने प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना चाह रहा है तो वो भी गलत है। इसको लेकर ये कितना सही है, और इसको लेके कोई आप बात बताना चाहे हमें तो। देखिए, अगर कोई स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, एक दूसरी स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो कि वहां जाके एक स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेड एरिया को डिस्टर्ब करती, तब तो आपकी ये बात बिल्कुल जायज होती, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनके पास एक मल्टी स्टेट लेवल लाइसेंस है, ठीक है। वहां अमूल को आज की डेट में किसी भी स्टेट से प्रोक्योरमेंट से नहीं रोका जा सकता है, जो प्रावधानों के हिसाब से मेरी समझ है। अब क्या ये बात सही है कि क्या व्हाइट रिवोल्यूशन जो हमारे यहाँ हुआ था, उस व्हाइट रिवोल्यूशन में ये इन्वेसाज किया गया था कि भविष्य में कभी ऐसा होगा कि कोई एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी और अदर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को के लिए वो दिक्कतें क्रिएट करेगी। ऐसा जब शुरुआत हुआ होगा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हुआ करती थी। वो एक प्रॉपर एरिया में, जो हम आज शेड एरिया बोल रहे हैं, वो उस एरिया के दायरे में ही काम करती थी, ताकि वहां के फार्मर्स फले फूले, वहां का जो उपज है या वहां का जो जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसको आप वहां से निकाल के वहां के फार्मर्स को इमीडिएट बेनिफिट दे सके। बट ये बेनिफिट अब इस कॉम्पिटिटिव लेवल पे पहुंच गया है, जहां आज की डेट में शायद आप 32 रुपए या 34 रुपए दूध अगर तमिलनाडु में वहां की कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोक्योर कर रही है, तो शायद अमूल उससे 36 या 38 रुपए में खरीदे। फार्मर्स का शायद बेनिफिट ही हो, नुकसान ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है कि नुकसान होगा। बट कल की डेट में इन चीजों से क्या नुकसान होगा वो आज बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां की रीजनल कोऑपरेटिव सोसाइटी को इससे जरूर, इस कंपटीशन से जरूर नुकसान होगा। हालांकि मेरा मानना है कि कंपटीशन में अगर वो भी इक्विवेलेंटली कॉम्पीट करेंगे तो कोई भी रीजनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपना दूध ना देके एक दूसरे स्टेट के या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को वहां के फार्मर्स दूध दे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है ऑफ कोर्स, बट लीगली जो मैं समझ पाता हूं, वो चूंकि अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन सोसाइटी जो है ये लिमिटेड, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उस हिसाब से अगर वो प्रोक्योर करना चाहते हैं मिल्क वहां से, तमिलनाडु से, तो इसमें लीगली कोई प्रावधान, कोई ऐसा नहीं है कि कोई लीगल प्रोविजन का वो उल्लंघन करता है। बहुत बहुत जरूरी पॉइंटर्स आपने बताए हैं, और मैं आखिरी सवाल पे आना चाहूंगा, उसी बात पे जो अभी आपने रेस किया, कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अमूल अब इतना बड़ा कोऑपरेटिव हो चुका है, इतना पावरफुल हो चुका है, उसके पास इतने लाइसेंस हैं कि वो अब एक तरीके से एक थ्रेट बन रहा है, जैसा एम के स्टालिन कंसर्न दिखा रहे हैं अपने लेटर में, कि अमूल इतना बड़ा कोऑपरेटिव हो गया, इतना पावरफुल हो गया, इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा है उनके पास कि अब वो जहां चाहे वहां से वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर सकते हैं। तो क्या इसको लेकर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप सरकार देख को कुछ करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप देखेंगे अभी कुछ समय पहले ऐसा ही कर्नाटका में भी हुआ था। वहाँ की जो लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटी है नंदनी, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, और ये हर जगह होगा। देखिए, इसको सिर्फ इस तरीके से नहीं समझा जाए कि ये एक थ्रेट हो गया है, ठीक है। एवरी थ्रेट इज अ कंपटीशन। सो थ्रेट की कोई ऐसी बात नहीं है। और जहां तक फार्मर्स का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि उसको उनको बहुत ज्यादा इमीडिएट, अगर नीड में देखें, हम देखें तो कोई नुकसान भी होगा, ठीक है। लेकिन क्या हम उस फेडरलिज्म के उस स्ट्रक्चर को, जिसमें एक आप ये माने कि क्या एक अनकही अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बीच में कि आपका ये साइड एरिया है, इसके अंदर आप रहेंगे, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, दूसरे दूसरे एरिया में काम कर रहे थे, हर जगह ऐसा ही था। कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत में नहीं है, हर स्टेट में मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, हर जगह पे हैं, और हर जगह ऐसा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जब बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है। एज फार एज लीगल मुद्दा है, आज की डेट में अगर आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कानून में, चूंकि हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी हो सकती है जो बहुत सारे स्टेट्स में फंक्शन कर सकती है, जब हमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो फिर हम उसको अब रिकॉग्निशन के बाद ये नहीं बोल सकते आप इस चीज में वहां से प्रोक्योर नहीं करेंगे, उस चीज में यहाँ से प्रोक्योर नहीं करेंगे। उस पर भी प्रतिबद्धता है।
ऐसी बात नहीं है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो भी बहुत सारे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते हैं। कानून में इसका पूरा उल्लेख है कि वो कौन से काम कर सकते हैं, कौन से नहीं। फिलहाल जो मुद्दा है, क्या प्रोक्योरमेंट को लेकर एक मुद्दा है, तो प्रोक्योरमेंट का जहां तक सवाल है, प्रोक्योरमेंट पे कोई रोक नहीं। जी, तो इसी पॉइंट के साथ मैं इस बातचीत को खत्म करना चाहूंगा कि शायद जब ये कोऑपरेटिव का पूरा कंसेप्ट आया होगा तब शायद ये उम्मीद नहीं की गई होगी कि एक वक्त एक दौर ऐसा आएगा जब ये कोऑपरेटिव्स के भी बीच में एक कंपटीशन की भावना आएगी, वो बाजार पर ज्यादा ध्यान देंगे कि वो मुनाफा कितना कमाए, रादर कि जो किसान है उनको कैसे फायदा मिले या लोकल इश्यूज कैसे डिस्कस हो। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित कुमार जी, आपने समय दिया। अब आपको हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि अमूल के साथ आखिर समस्या क्या है। अमूल अपने प्रोडक्ट्स को देश के हर कोने में पहुंचाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग का खर्च आता है। इस वजह से अमूल यह चाहता है कि वह हर जगह अपना प्लांट लगा ले ताकि वह अन्य खर्चों से बच सके। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अकेले पिछले साल अमूल ने अपने दूध के दामों में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी की। अमूल का मार्केट में इतना ज़्यादा वर्चस्व हो चुका है कि अन्य डेयरी कंपनियां भी अब अपने दाम को अमूल के दाम के साथ मिलाकर ही तय करती हैं। ऐसे में अमूल के बढ़ते व्यापार और डेयरी सेक्टर में राजा की भूमिका अन्य कॉपरेटिव्स के लिए चिंता की बात है। अगर अमूल जैसे बड़े और मजबूत कॉपरेटिव को हर राज्य में प्लांट लगाने की अनुमति मिल गई तो क्या राज्य की छोटी कॉपरेटिव अमूल के सामने टिक पाएंगी, यह बड़ा सवाल है। शायद इसी को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अमूल को अपना फैसला वापस लेने को कहा है। अब अमित शाह सीएम स्टालिन की बात मानते हैं या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा ही एक मुद्दा हाल ही में कर्नाटक में भी देखने को मिला था, जहां विधानसभा चुनाव भी थे। कर्नाटक में भी अमूल की एंट्री को वहां की लोकल कोऑपरेटिव नंदिनी के लिए एक बड़ा खतरा माना गया था, जिसे कांग्रेस पार्टी ने बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया और उन्हें इसका फायदा भी मिला। परिणाम स्वरूप नंदिनी के शेड क्षेत्रों में बीजेपी को चुनाव में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो यह थी डेयरी सेक्टर में अमूल के बढ़ते वर्चस्व की कहानी। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए द वायर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।